सभी साथियों को नमस्कार। पहल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग एक नए सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सामान्य समस्या बच्चों में रिसर्च को लेकर हो रही है कि रिसर्च कैसे किया जाए या रिसर्च का जो मेन थीम वो कैसा हो, किस मेथड का प्रयोग किया जाए आदि बहुत ही ऐसी समस्याएं बच्चों के अंदर आ रही हैं। इसी सिलसिले में आज मैं बीएचयू में आया हूं और बीएचयू के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर जो मेरे वास्तविक रूप से गुरु भी हैं, प्रोफेसर टीपी सिंह, तेज प्रताप सिंह जी के साथ बैठा हूं और आज क्वालिटेटिव रिसर्च के मेन थीम पर मैं बात करूंगा सर से कि बच्चों को क्या समझना चाहिए गुणात्मक शोध को लेकर। तो आज सर से मैं पहले परिचय कराता हूं सर का। सर हमारे सर हैं और प्रोफेसर टीपी सर जो अभी वर्तमान में प्रोफेसर भी हैं बीएचयू में राजनीति विज्ञान विभाग के। और सर से कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि गुणात्मक शोध, सबसे पहला प्रश्न सर से होगा कि सर गुणात्मक शोध क्या है, कैसे किसको हम गुणात्मक शोध माने। धन्यवाद पंकज जी। रिसर्च जो है उनको ब्रॉडली क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च इन्हीं दोनों में विभाजित किया गया है। तो कोई भी रिसर्च हम उसको या क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। जहाँ तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात है तो ये डिग्री का फ़र्क है। कोई भी रिसर्च हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूर्णतया क्वांटिटेटिव है या कोई भी रिसर्च पूर्णतया क्वालिटेटिव है। इनफैक्ट जितने भी रिसर्च हैं वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मिक्सचर हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि यदि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रधानता है तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में रख देते हैं। यदि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रधानता है तो उसको क्वांटिटेटिव में करते हैं। सच्चाई ये है कि जो भी है, जितने भी रिसर्च हैं वो इन दोनों का मिक्सचर है। जहाँ तक का या और आपका जो ये प्रश्न था कि क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या, तो क्वालिटेटिव रिसर्च हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड डाटा है, जो न्यूमेरिकल डाटा है उस पर आधारित जो हमारा अनुसंधान है वो आपका जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है और उस पर जो हमारा अनुसंधान आधारित है उसको हम ब्रॉडली क्वालिटेटिव रिसर्च की संज्ञा देते हैं। अब दोनों में ढेर सारी समस्याएं हैं। जैसे हम ज़्यादातर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यदि क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो नेचुरली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आसान है। क्वालिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आसान नहीं है। लेकिन अगर जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जो भी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो सभी ऑब्जर्वेशन हमारा प्रारंभ में एट द बिगिनिंग सभी ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव ही होते हैं। ठीक है, उन ऑब्जर्वेशंस को बाद में हम क्वांटिफिकेशन करके क्वांटिटेटिव बना देते हैं। लेकिन जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सभी ऑब्जर्वेशन प्रारंभ में बिगिनिंग में जो है क्वालिटेटिव ही होते हैं। और एक क्वालिटेटिव रिसर्च की एक और अच्छी बात है कि क्वालिटेटिव रिसर्च का जो डाटा होते हैं जिस पे हमारा रिसर्च बेस्ड होता है वो बहुत ही रिचर इन द मीनिंग होते हैं। ढेर सारे उसमें मतलब जितना रिच डाटा क्वालिटेटिव होता है उतना क्वांटिटेटिव नहीं होता है। तो वो हमेशा एक और अच्छी बात है कि मतलब दे आर रिचर इन द मीनिंग। और जो क्वालिटेटिव डाटा है उसमें मेन फोकस जो हमारा होता है वो वर्बल डिस्क्रिप्शन पे होता है। तो हमारा क्वालिटेटिव डाटा में जो है वर्बल डिस्क्रिप्शन मुख्य होता है, ना कि उसका जो है एक्सप्लेनेशन। तो वर्बल डिस्क्रिप्शन ज़्यादा। दूसरा जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें हम जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो आइडियोग्राफिक होता है। आइडियोग्राफिक मतलब बहुत जर्नल लार्जर पैटर्न पे हम आपका उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी है उसमें जो हमारा एक्सप्लेनेशंस होता है उसको अंग्रेजी में नोमेथेटिक एक्सप्लेनेशन कहते हैं, यानी स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन होता है। तो इसका जो आइडियोग्राफिक एक्सप्लेनेशन है यानी ब्रॉडर है, जनरल टाइप का है एक्सप्लेनेशन है। और जब हम इसमें जाते हैं क्वांटिटेटिव में तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो नोमेथेटिक है यानी स्पेसिफिक है यानी पर्टिकुलर है ये। तो यहाँ ये भी जो है इसके अंतर्गत आता है। हाँ, और आगे क्या आप पूछ रहे थे सर? जैसे मैं दूसरा प्रश्न पे इसी पे उठाना चाह रहा था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अंतर क्या है। तो मैं तुझे लग रहा है कि सर आपने पहले ही सर बातों को क्लियर कर दिया है कि दोनों में बेसिक चीज़ें क्या हैं, बेसिक अंतर क्या है। नहीं, इस प्रश्न को हम और डिटेल में कर देंगे। हम ढेर सारे पैरामीटर्स पे इन दोनों के अंतर जो है स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हम फिलॉसफी लें, दर्शन, कि क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, बेसिस क्या है।
तो क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी की जो बेसिस है, फिलॉसफी है, वो रैशनलिज्म है। जी सर। और जो क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी है उसका जो फिलॉसफी है, उसका जो बेसिस है वो एम्पिरिसिज्म है। जी। तो ये फिलॉसफी के आधार पे, दर्शन के आधार पे यदि एक तरफ क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी रैशनलिज्म पे आधारित है, तो दूसरी तरफ आपका क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी एम्पिरिसिज्म पे आधारित है। जहाँ तक अप्रोच की बात करेंगे तो जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच में हमेशा जो है ये स्ट्रक्चर्ड होता है। जी। जो हमारा अप्रोच है इंक्वायरी के प्रति, जी सर। तो जो अप्रोच टू इंक्वायरी है क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी में, वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है, रिजिड होता है। और दूसरी तरफ जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी में हम जो हमारा इंक्वायरी के प्रति अप्रोच है, तो यहाँ पे ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जैसे हम जो क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो हम अपना क्वेश्चनर बना लिए हैं जी। अब उसी क्वेश्चनर पे ही वो हमारा क्वेश्चनर जो है स्ट्रक्चर्ड है, रिजिड है, उसी क्वेश्चनर में हमारे जितने प्रश्न हैं हम उसी प्रश्नों को पूछेंगे। तो वी आर कन्फाइंड लिमिटेड टू दोज क्वेश्चन जो मतलब हम स्ट्रक्चर्ड जो हमारा क्वेश्चनर है उसी में है। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी अपनाते हैं तो उसमें जब हम किसी का इंटरव्यू करते हैं, सर्वे करते हैं या उस तरह करते हैं, तो हमारा वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, फ्लेक्सिबल है। हम मतलब उसी क्वेश्चन से कन्फाइंड नहीं हैं, वो हमारे लिए एक इंडिकेटर हैं, एक इलस्ट्रेटिव टाइप के हैं, वो हेल्पफुल हैं, गाइड के रूप में हैं, लेकिन हम उन्हीं पर ही कन्फाइंड नहीं है, केंद्रित नहीं है। तो यहाँ पे जो इंक्वायरी का अप्रोच है जो है वो जो क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी है वो फ्लेक्सिबल हो जा रहा है और यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर्ड क्वांटिटेटिव में, अनस्ट्रक्चर्ड क्वालिटेटिव में, रिजिड क्वांटिटेटिव में, फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे क्वालिटेटिव में है। और दूसरा जो पर्पज़ ऑफ रिसर्च है तो यहाँ ये भी जो है भिन्न हो जाता है दोनों में। जब हम क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा जो पर्पज़ होता है वो क्वांटिफिकेशन पे होता है, प्रमाणीकरण पे होता है। तो पूरा हमारा जो उद्देश्य है वो डेटा के क्वांटिफिकेशन पे होता है, प्रमाणीकरण पे होता है। जब हम क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो क्वांटिफिकेशन नहीं है बल्कि डिस्क्रिप्शन है, उसकी व्याख्या है। यस सर। तो डिस्क्रिप्शन जो है हमारा उद्देश्य क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में है और यहाँ पे क्वांटिफिकेशन जो हमारा पर्पज़ जो है क्वांटिटेटिव में है। उसी तरह से जो वेरिएबल्स हैं, इनफैक्ट रिसर्च में जो है वेरिएबल्स का हम मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे जो है जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें हम वेरिएबल्स के मेज़रमेंट पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं। हम उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के मेजरमेंट हमारा उसमें वो करते हैं। लेकिन जहाँ तक क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी है वहाँ पे मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे जो है हमारा जो एम्फेसिस है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरिएबल्स है। तो क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी में वेरिएबल्स का मेजरमेंट है जी, और क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में वेरिएबल्स का डिस्क्रिप्शन जी सर। यहाँ पे हम वेरिएबल्स के डिस्क्रिप्शन महत्वपूर्ण हमारे लिए है और वहाँ पे वेरिएबल्स का मेजरमेंट महत्वपूर्ण है। इस आधारों पे फोकस ऑफ इंक्वायरी की जो बात कर रहे हैं, तो आपका जो क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी है उसका जो फोकस है हमेशा बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही संकुचित नैरो होता है, और एक पर्टिकुलर उस पे एरिया पे ही फोकस करके हम जो है नैरो उसको मतलब हम रिसर्च करते हैं। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी अपनाते हैं तो हम ढेर सारे मल्टीपल इश्यूज़ लेते हैं, ढेर सारे मुद्दे लेते हैं और उन ढेर सारे मुद्दों को हम अपने उसमें समाहित करने की कोशिश करते हैं रिसर्च में। और एक और बात है कि जब हम क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी अपनाते हैं तो हमारा कोशिश होता है कि अधिक से अधिक नंबर हम रेस्पोंडेंट को लेके आएँ। जितने ज़्यादा रेस्पोंडेंट की संख्या होगी उतने बढ़िया हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाते हैं तो नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी ऑफ रेस्पोंडेंट महत्वपूर्ण है। और वो तो हम जो है इसमें क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट लेते हैं और उन्हीं का हम इन डेप्थ इंटरव्यू, इन डेप्थ सर्वे, इन डेप्थ फोकस मेरा उस पर होता है। तो यहाँ पे हम वी गो फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स इन क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी, लेकिन जब हम क्वालिटेटिव में जाते हैं तो वी आर रिस्ट्रिक्टेड
टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट। लेकिन वो लिमिटेड नंबर रेस्पोंडेंट है, उस पर हम फोकस इन डेप्थ मतलब जो स्टडी करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। और यहाँ पे तो जो है जितने ज़्यादा रेस्पोंडेंट मिल जाए, हमारे प्रश्न है और वो प्रश्नों को पूछे इस तरह से। तो ये जो है फोकस के आधार पे जो है। और उसके बाद जो है ये जो सैंपल का साइज, उसकी चर्चा मैंने कर दी कि इसमें सैंपल साइज हमेशा बड़ा होता है क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी में। जो क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी होती है, सैंपल साइज हमेशा छोटा ही होता है। और ये जो क्वालिटेटिव मेथड है वो उसका जो है हम ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करते हैं जी, वैल्यू फ्री चाहते हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी है वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव स्टडी की बात, ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, जबकि वैल्यू फ्री स्टडी की बात करते हैं, मूल्य मुक्त अध्ययन की बात करते हैं, मूल्य मुक्त रिसर्च की बात करते हैं, और ऑब्जेक्टिव रिसर्च की बात करते हैं, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव वैल्यू फ्री स्टडी की बात करते हैं, मूल्य मुक्त अध्ययन की बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी में। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में जाते हैं तो हमारा यहाँ नॉर्मेटिव अप्रोच हो जाता है। हम यहाँ वैल्यू फ्री की बात नहीं करते हैं, हमारा यहाँ वैल्यू लेडन रिसर्च होता है, क्योंकि वैल्यू के साथ क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च कहता है कि वैल्यू फ्री रिसर्च जो होता है वो इररेलेवेंट होता है, यूजलेस होता है, हमारे सोसाइटी के समाज के लिए कोई बहुत यूज़फुल नहीं है। तो हमेशा वो वैल्यूज़ को डिस्कार्ड करने की बात क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं की जाती है, वैल्यूज़ को हमेशा सेंटर में रखने की बात की जाती है। तो एक तरफ वो वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, और एक तरफ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं बल्कि वैल्यूज़ को सेंट्रल प्लेस देता है, नॉर्मेटिव अप्रोच अपनाता है, वैल्यू बेस्ड रिसर्च की बात करता है, वैल्यू लेडन रिसर्च की बात करता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च का ये भी मानना है कि हम कितना भी चाहें अपने वैल्यूज़ को अपने स्टडी से डिस्कार्ड करना कर नहीं सकते, वो वैल्यूज़ हमारे आ ही जाएंगे उसमें हैं। तो ये उनका मानना है। तो उनको कहना है इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करनी है कि वैल्यूज़ बाहर ही रहें, वैल्यूज़ को केंद्रीय स्थान पे होना चाहिए। तो यहाँ वैल्यूज़ को लेकर के जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है और क्वालिटेटिव रिसर्च है, इन दोनों का बिल्कुल अलग अप्रोच है। जैसा मैंने पहले कहा कि जो एनालिसिस की बात है, एनालिसिस ऑफ द डाटा की, तो यदि क्वालिटेटिव रिसर्च है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पर फोकस होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा पर, डिस्क्रिप्शन पे फोकस है। और यदि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है तो क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी में हमेशा स्टैटिस्टिकल जो डाटा है उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो यहाँ डेटा का डिस्क्रिप्शन, यहाँ डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इन दोनों आधारों पे यहाँ पे अंतर है। और जो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनाते हैं तो उसमें हम जो है इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं जी, कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो वो जो है डेटा है उसी डेटा पे आधारित करके हम जो है इन्फ्रेंसेस कंक्लूजन ड्रा करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जैसा मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे जो है ये चूँकि डिस्क्रिप्शन पे फोकस होता है, नैरेटिव पे होता है, तो बेसिकली जो नेचर है वो नैरेटिव पे है, नैरेशन पे है, डिस्क्रिप्शन पे है। तो यहाँ पे तो ये भी, तो ये ढेर सारे आधारों पे हम। इसी के साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि सर, जैसे कि सर साइंस जो है वो वैल्यू को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है, वो वैल्यू को नहीं मानता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में वैल्यू को ऐड किया जाता है। तो क्या सर इसको साइंटिफिक माना जाए कि नहीं माना जाए, कैसे क्या कहा जा सकता है? देखिए, जो साइंटिफिक स्टडी है जी, तो साइंटिफिक स्टडी कोई भी ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक स्टडी होगी तो उसको साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। जी। तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च में भी ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, तो उस बेसिस पे हम उसको भी साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। तो इस आधार से क्वालिटेटिव भी साइंटिफिक स्टडी है और क्वांटिटेटिव भी साइंटिफिक स्टडी है। लेकिन उसमें देखा है कि जैसे साइंस में भी हम कहते हैं एग्जैक्ट साइंस होते हैं जी सर। जैसे आपके मैथमेटिक्स है 2+2 हमेशा 4 ही होता है, तो वो एग्जैक्ट साइंस है। फिजिक्स में ढेर सारी चीज़ें हैं, 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा जल ही प्रोड्यूस करेगा, तो ये आपका एग्जैक्ट साइंस है। लेकिन खाली इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स तक ही साइंस नहीं है। साइंस जो आपका बायोलॉजी भी साइंस है, जूलॉजी भी साइंस है, आपका मेट्रोलॉजी जो है वेदर साइंस भी है। तो हम आप देखिए कि जो है जूलॉजी में, बॉटनी में, लाइफ साइंसेज में या मेट्रोलॉजी में हम 2+2 हमेशा 4 ही नहीं होता कर सकते सर। हम वेदर साइंस में, मेट्रोलॉजी में कहते हैं कि भाई कल पानी बरसेगा, हो सकता है कल पानी ना बरसे, धूप निकला रहा है, या हम कहते हैं कि कल जो है
धूप निकलेगी वो पानी भी बरस सकता है। तो इस आधार पे हम मेट्रोलॉजी को साइंस नहीं खारिज कर सकते हैं, वेदर साइंस को नहीं कह सकते हैं। तो उस तरह से जो है साइंस की जो परिभाषा है वो संकुचित के अर्थ में नहीं लेनी चाहिए। एग्जैक्ट साइंस ही साइंस नहीं है। अगर जो बायोलॉजी साइंस है, जूलॉजी साइंस है, बॉटनी साइंस है, वेदर साइंस साइंस है, मेट्रोलॉजी साइंस है, एस्ट्रोनॉमी साइंस है, अब तो सर सोशल साइंस भी सोशल साइंस हो उस गया तरह है। से सोशल साइंस भी साइंस है। हाँ। उस तरह की एग्जैक्टनेस जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में उस तरह की एग्जैक्टनेस की हम अपेक्षा यहाँ नहीं कर सकते हैं। कोई बात हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं, दोनों साइंटिफिक मैथडोलॉजी है। लेकिन ये बात सच है कि एग्जैक्टनेस जो है वो क्वांटिटेटिव मैथडोलॉजी में ज़्यादा है, और जो वो उतना एग्जैक्ट नहीं है तो उसको इनएग्जैक्ट की कैटेगरी में रह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक साइंटिफिक है तो दोनों जो है साइंटिफिक स्टडी है। हाँ, इंपॉर्टेंस की बात है, वो एग्जैक्ट है लेकिन शायद उतना रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये जो है यद्यपि इनएग्जैक्ट है लेकिन ये जो है ज़्यादा रेलिवेंट और सिग्निफिकेंस। यहाँ मैं आइंस्टीन को कोट करना चाहूँगा। आइंस्टीन ने कहा है कि जिसकी हम गणना कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, और जो महत्वपूर्ण है उसकी हम गणना नहीं कर सकते। तो थिंग्स विच कैन बी काउंटेड दे डोंट काउंट मच, एंड थिंग्स विच कांट बी काउंटेड इनफैक्ट दे मैटर, दे काउंटेड। तो जो गणना हो सकती है उनका महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है, और जिनका महत्व बहुत ज़्यादा है उनकी गणना नहीं हो सकती है। तो जी अगला प्रश्न सर है कि गुणात्मक शोध की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं जो बच्चों को बड़े सामान्य तरीके से सर समझ में आ जाए? जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी है, यदि उसके मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे, विशेषता की बात करेंगे, तो जैसा मैंने कहा कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होता है। जी सर। क्वालिटेटिव रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। जी सर। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है डिस्क्रिप्शन पे हमारा मेन फोकस होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है मल्टीपल इशूज़ हैं उनका एक साथ हम स्टडी कर सकते हैं, हाँ। जो क्वांटिटेटिव में संभव नहीं है। क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसा मैंने कहा कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनकी संख्या कम होती है, तो यहाँ पर फ्यू रेस्पोंडेंट ही होते हैं, फ्यू केसेस की हम स्टडी के लिए लेते हैं। जो क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी है वहाँ जो हमारा अप्रोच है वो नॉर्मेटिव अप्रोच होता है। वैल्यू जैसा कि मैंने कहा कि केंद्र में क्वालिटेटिव रिसर्च के होते हैं, और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जो है डिस्क्रिप्शन का होता है, नैरेटिव होता है, उसको डिस्क्राइब करना किसी भी फिनोमेना, किसी भी इशूज़ या किसी भी वेरिएबल को। तो ये सब मुख्य बातें हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी की। अच्छा, ठीक है सर। इस पर सर गुणात्मक शोध को क्या हम कई प्रकारों में बांट सकते हैं क्या? इसको कितने लगभग काइंड्स ऑफ इसके क्या हैं? अब इधर जो है हम पंकज जी जैसा मालूम है कि हम पोस्ट मॉडर्निज्म के फेज़ में आ गए हैं। जी सर जी। तो जो प्री मॉडर्निज्म था तो पूरा सब्जेक्टिविटी पे आधारित था, बिलीफ पे आधारित था। जी सर। हाँ। फेथ पे आधारित था, बिलीफ पे आधारित था। जो प्री मॉडर्निज्म था, जो प्री मॉडर्न सोसाइटी थी। मॉडर्निज्म में जैसा आप जानते हैं कि हम बिल्कुल रीज़न पे आ गए, रैशनलिटी पे आ गए, तो ऑब्जेक्टिविटी पे आ गए, साइंस पे आ गए कि भाई ऑब्जेक्टिव स्टडी हो, साइंटिफिक स्टडी हो, ये सब पे आ गए। तो हम मॉडर्निज्म पे, अब हम मॉडर्निज्म से आगे बढ़ के पोस्ट मॉडर्निज्म में आ गए। हाँ। फिर से हम जो है अब हम कहने लगे हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ। जो है वो सब्जेक्टिव रियलिटी है, और इसी सब्जेक्टिव रियलिटी को हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी के नाम से पेश करते आए हैं। अब पोस्ट मॉडर्निज्म कह रहे हैं कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, कोई फाइनल ट्रुथ नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ है ना कोई फाइनल ट्रुथ है। इनफैक्ट जिसको हम क्लेम करते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, फाइनल ट्रुथ है, वो वास्तव में रिलेटिव ट्रुथ है, और जो है वो हमारे जो सब्जेक्टिविटी पे आधारित है। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, सब्जेक्टिव रियलिटी हमारा सब्जेक्टिव परसेप्शन है, और हम अपने सब्जेक्टिव परसेप्शन को हम ऑब्जेक्टिव के नाम से प्रेजेंट करते आए हैं। तो अब जो है हम वर्तमान समय में कंटेम्प्रेरी पीरियड में क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक समय आया था जब बिहेवियरलिज्म रिवोल्यूशन हमारे विषय में आया था, सोशल साइंस में आया था, जब ये होता कि फैक्ट्स 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 और वैल्यू फ्री स्टडी,
60 के दशक हाँ में। नॉर्मेटिव स्टडी को बिल्कुल बाहर कर दिया गया कि अनसाइंटिफिक है, ये नहीं उसका हो सकता है, तो वो फेज़ ख़त्म हो गया है। बिहेवियरलिज्म का भी बहुत शॉर्ट लिव था, क्योंकि वही डेविड ईस्टन जिन्होंने 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन की बात की, वही डेविड ईस्टन 10 साल के अंदर ही जो है पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात करने लगे, क्रीडो ऑफ रेलिवेंस की बात करने लगे, कहे नहीं रेलिवेंस और एक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका साइंटिफिक होना ऑब्जेक्टिव होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज हम जो है जो पोस्ट मॉडर्निज्म में है, यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी ये बात स्वीकार करती है कि कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं, वास्तव में सब्जेक्टिव ट्रुथ है, सब्जेक्टिव रियलिटी है। तो ढेर सारे इसके प्रकार आ गए, ढेर सारे पैराडाइम्स आ गए हैं, तो उनको हम गिना देते हैं एक तरफ से। सर, और इसमें जो कहेंगे उसकी हम चर्चा आगे कर लेंगे। तो सबसे पहले इथनोग्राफी है। जी सर। इसी इथनोग्राफी को नेचुरलिज्म भी बोलते हैं। जी सर। और इसी को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। तो ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वो नेचुरलिज्म है, इथनोग्राफी है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो दूसरा है वो आपका इथनोमेथोडोलॉजी है। मैं केवल नाम गिना दे रहा हूँ, जो आप कहेंगे उसके आगे चर्चा करेंगे। तीसरा आपका ग्राउंडेड थियरी है। चौथा आपका केस स्टडीज है। पांचवा आपका एक्सटेंडेड केस मेथड है। छठा आपका इंस्टीट्यूशनल इथनोग्राफी है। सातवां आपका पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है। इसी में आगे आपका इनडेप्थ इंटरव्यू है, और उसके आगे फोकस ग्रुप इंटरव्यू है, और हार्मोनेटिक्स है। तो ढेर सारे हैं, बहुत सारे प्रकार है, बहुत प्रकार हैं। और इसका मैं जो बता रहा हूँ ये इंडिकेटिव हैं, इलस्ट्रेटिव हैं। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के सभी प्रकार बताए, अभी और भी प्रकार होंगे जिनको हमने मतलब। इसमें सर इथनोग्राफी पे कुछ बात कर ले सर हम लोग थोड़ा सा, कि बच्चे क्या समझे इसको। जी, इथनोग्राफी सबसे महत्वपूर्ण है। जी सर। इनफैक्ट कुछ लोग तो इथनोग्राफी को ही क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का पर्याय मानते हैं। तो ये भी एक क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी है। इसके अलावा इथनोग्राफी के अलावा और भी क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी है, लेकिन ये एमंग द क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी इतना डोमिनेंट है कि बहुत लोग इसका पर्याय मान लेते हैं। तो हम इथनोग्राफी में जो बात होती है वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव सोशल रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। और इनका ये मानना है कि ऑब्जेक्टिव सोशल रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, और इस ऑब्जेक्टिव सोशल रियलिटी को ऑब्जर्व किया जा सकता है, और ऑब्जर्व करके इसको जो है रिपोर्ट किया जा सकता है। तो इनका 3 बातें हम कहना चाहेंगे। नंबर 1 कि ऑब्जेक्टिव सोशल रियलिटी विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रही है। नंबर 2 ये जो ऑब्जेक्टिव सोशल रियलिटी है इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। और नंबर 3 कि इसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है, और इसके बेस पे मतलब हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें। और इसमें जो इथनोग्राफी में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इथनोग्राफर जो हमेशा जो है वो जिसकी स्टडी कर रहा है उसकी स्टोरी उसी की भाषा में उसी के मुंह से कहना चाहता है, यानी अपना इम्पोज नहीं कर रहा है। तो इनका फोकस है कि जो उनका स्टडी का ऑब्जेक्ट है, जिसका भी अध्ययन करें, मान लिया कि जारवा ट्राइब्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम जारवा के ट्राइब्स की जो स्टोरीज है वो उसी तरह बताएंगे जैसा जारवा बता रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मतलब उनकी स्टोरी, उनका जो रियलिटी है वो उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के उससे कहते हैं, उसमें अपना जो है जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसके अपना जो है अपना कोई भूमिका नहीं है उसमें नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए। और इसमें जो इथनोग्राफी में जो और आगे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हम डिटेल्ड और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन पे फोकस होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी हम ट्राइब्स की स्टडी में ढेर सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसी मेथोडोलॉजी को, इथनोग्राफी को यूज़ किया। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ट्राइब्स के बीच में जाते हैं, रह करके वहाँ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब उन्हीं के साथ पार्टिसिपेंट उन्हीं के साथ मिल जाते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, खाते हैं, बिल्कुल है। तो काफ़ी जो इथनोग्राफर्स थे काफ़ी उन्होंने मेहनत की, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे मेहनत की, क्योंकि उनको ट्राइबल्स का ट्रस्ट जीतना था, उनके बीच का होना था, उनके बीच में रहकर उनकी स्टडी करनी थी। तो ये सब मतलब ढेर सारे चैलेंजेस थे। इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन ने जारवा ट्राइब के रिसर्च की, तो जारवा को दोस्ती करना, उनके साथ जाना रहना कितना, अंडमान निकोबार क्या है, मतलब ये रेडक्लिफ ब्राउन और कौन कौन ढेर सारे नाम है एंथ्रोपोलॉजी जाके किए होंगे। तो इट वुड हैव बीन, ये इथनोग्राफिक रिसर्च था, लेकिन इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट रिसर्च, क्योंकि ये सब तो यूरोपियंस थे, रेडक्लिफ ब्राउन और ये सब जो है, लेकिन वो किस तरह से दोस्ती किए होंगे जारवा से, उनके साथ गए, उनकी है, उन्होंने वो किया। तो यहाँ पे जो फोकस है वो कि डिटेल डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन पर, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन पे जो यहाँ पे इनमें मतलब इथनोग्राफर्स का बल होता है। एक सबसे ज़्यादा जो इथनोग्राफी में चर्चा होती है वो है विलियम फूट वाइट। विलियम फूट वाइट की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। इन्होंने एक कॉर्नर विले, एक प्लेस है, मतलब जो है इन वो जो इटालियन अमेरिकन नेबरहुड था जी, मतलब जो अमेरिका में जैसे आप जानते हैं सभी देशों के लोग आ गए हैं, तो सबकी हाइफेनेटेड आइडेंटिटी है। कोई इटालियन अमेरिकन है, कोई आयरिश अमेरिकन है, कोई फ्रेंच अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश अमेरिकन है, सर, हाँ। इंडियन अमेरिकन भी पहुंच गए हैं, करीब 2% की आबादी भारतीयों की भी वहाँ हो गई है, तो सबकी हाइफेनेटेड आइडेंटिटी है। तो ये जो कॉर्नर विले था ये एक इटालियन अमेरिकन का नेबरहुड था। तो इसकी स्टडी जो विलियम फूट वाइट ने की, और इनकी जो पुस्तक है, जो बड़ी फेमस पुस्तक है, एथनोग्राफी में बार बार इसकी चर्चा होती है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, तो ये क्या विलियम फूट वाइट ने किया कि जाके वो इटालियंस थे और इटालियन मूल के अमेरिकन से सब वो सब एक प्लेस पे, कॉर्नर पे इकट्ठा होते थे, और सब उसमें सब गुंडे बदमाश थे, सब लोग अपना गुंडागर्दी करते थे, कुछ करते थे, मतलब देवर इन द क्रिमिनल एक्टिविटी एटसेट्रा, पूरा गैंग था, क्रिमिनल गैंग था। तो ये जाके उन लोगों से दोस्ती किए और उसी में पार्ट हो गए, उनके क्रिमिनल गैंग, उनके क्रिमिनल एक्टिविटी में ये दोस्ती करके कि हम भी उसी में हैं। उनकी स्टडी, उद्देश्य स्टडी का था, लेकिन ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप है। तो उनका स्टडी था जिससे कि उनकी वो अच्छी ढंग से स्टडी कर सके। उनका इनसाइडर अकाउंट जो है भाई, जब तक आप उनका हिस्सा नहीं बनेगा आपका इनसाइडर अकाउंट नहीं जान सकते, आपका आउटसाइडर अकाउंट रहेगा। तो आउटसाइडर यहाँ ये इथनोग्राफी में इनसाइडर अकाउंट मैटर करता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बिल्कुल आप है, जैसे कि आप बाहर ही रहेंगे तो अपना कोई काम ही नहीं करेगा, जैसे तो क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जब मान लें कि हमारे ही बंदे हैं, कुछ हैं, तो खुल के सामने आता है। आप किसी जेल में स्टडी के लिए जाएँ, आपको बता दीजिए कि पंकज कुमार आए हुए हैं, कैदियों का अध्ययन करेंगे, कैदी लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं, उनको मालूम है कि पंकज जी उनको देख रहे हैं। तो वो आपको आउटसाइडर अकाउंट मिलेगा। बिल्कुल। इनसाइडर अकाउंट तब मिलेगा जब आप भी कैदी होकर चलेंगे, पंकज जी अपराध किए हैं, भी कैदी हैं, इनको आगे, तो वहाँ तब उसके बाद आपके साथ एक कैदी की तरह पेश आएंगे, और तब आपका जो स्टडी इन कैदियों का होगा वो इनसाइडर अकाउंट होगा। तो ये इथनोग्राफी जैसे अपने भारत में पुरानी फिल्मों में पुलिस का कोई डाकू के यहाँ जाता था तो पहले पुलिस डाकू बन के जाता था, फिर उनके बारे में जानकारी हासिल करता था। तो उसी तरह के वो भी इथनोग्राफर हो गए। ठीक है। हाँ, तो उनको जो है तो ये सब जो है इथनोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सर इसको तो जैसे कि जितना सर आपने डिस्क्रिप्शन कर दिया, हमारा अगला प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक इसमें मिल गया कि कैसे इसको गुणात्मक शोध में प्रयोग करेंगे। जो आपने उदाहरण दिया मुझे लगता है कि पूरी तरह उसी के लिए था यह। सर इसमें सर अब एक और कि सामान्यतः गुणात्मक शोध में किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः एक सामान्य रूप से किस मेथड का यूज किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में? क्वालिटेटिव रिसर्च में देखिए वो उनका ऑब्जर्वेशन एक हो गया जी, महत्वपूर्ण। जी सर। दूसरा इंटरव्यू करते हैं। जी सर। हाँ, इंटरव्यू में इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं। हाँ, तो फोकस्ड इंटरव्यू है। फोकस्ड इंटरव्यू, ठीक सर। अब पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है। हाँ, जिस पे स्टडी कर रहे हैं उनको भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं जी। तो ये सब मेथोडोलॉजी पार्टिसिपेटिव एक्शन रिसर्च, यानी जिसकी स्टडी हो वो भी उसका रिसर्च का पार्ट बने जी। दूसरा जो है आपका इंटरव्यू, वो भी इन डेप्थ इंटरव्यू हो और ऑब्जर्वेशन हो, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, क्योंकि ढेर सारे लोगों को एक साथ बैठा करके जो है इंटरव्यू किया जाए। तो ये सब मेथोडोलॉजी जो है इसमें यूज होता है। हाँ, प्रयोग कर रहे हैं लोग। सर चलिए सर अगले एक प्रश्न की तरफ है कि ट्रिएंगुलेशन, सर इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ शब्द है कि गुणात्मक शोध में सर ट्रिएंगुलेशन क्या होता है? तो देखिए ट्रिएंगुलेशंस में जो क्वालिटेटिव रिसर्च की ये भी एक मेथोडोलॉजी है। जैसे आपकी इथनोग्राफी है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस है, इन डेप्थ इंटरव्यू है, फोकस इंटरव्यू है, पार्टिसिपेटिव एक्शन रिसर्च है। जी सर। तो उसी तरह से आपका ये ट्रिएंगुलेशन भी एक मेथड है। ट्रिएंगुलेशन में यह है कि जितने संभव प्रकार के डाटा के सोर्सेज हो सकते हैं जी, तो जितने भी प्रकार के मतलब स्रोत हो सकते हैं डाटा के, उन सभी स्रोतों से डाटा को इकट्ठा करके और जो अपने रिसर्च किया जाए उसको ट्रिएंगुलेशन मेथड कहते हैं। मतलब डाइवर्सिटी ऑफ द सोर्स है। डाटा का एक नहीं है कि अब क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हमने सर्वे कर दिया। जी सर। क्वेश्चनर बना लिया, सर्वे कर लिया, नहीं एक सोर्स है बस, क्वेश्चनर सर्वे। जी। यहाँ पे हम उस पर नहीं कर रहे हैं। हम जितने संभव हैं ट्रिएंगुलर हम
कुछ का हम इन डेप्थ इंटरव्यू करेंगे, जी सर। कुछ का हमें लगा नहीं इसका सुपरफिशियल जानकारी बहुत नहीं है तो उसका हम इंटरव्यू लेके जल्दी छोड़ देंगे, जी सर। तो इन डेप्थ इंटरव्यू भी होगा, कुछ का फोकस इंटरव्यू से करके भी लेंगे, कुछ का, तो हर तरह के डाटा के जितने भी स्रोत हो सकते हैं उन सभी स्रोतों को इस्तेमाल करके हम अपने आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे। हम जो है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी की तरह 1 या 2 में कन्फाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक वाइडर जो है सोर्स है डाटा का, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, जितने संभावित स्रोत हो सकते हैं डाटा के, उन सबका डाटा इकट्ठा करके हम अपने इसे, तो ये आजकल ट्रैंगुलेशन का मेथड है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग हो रहा है। सर अंतिम प्रश्न की तरफ सर आज का कि सर इसके सर मेरिट और डीमेरिट्स क्या है, बस इसी पे करके सर इसको हम समाप्त करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ सोशल साइंस में नहीं है जिसकी मेरिट ना हो, डीमेरिट्स ना हो, और डीमेरिट ना हो। तो हम पहले वीकनेस की बात करें कि उसकी स्ट्रेंथ की बात करें? सर स्ट्रेंथ पहले बताइए, फिर वीकनेस पे चलते हैं। चलिए, स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे जो बढ़िया इसकी क्वालिटी है क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, अगर जो जिसकी स्टडी कर रहे हैं, जी सर, तो किसी भी विषय वस्तु की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए जो एकमात्र उपयोगी मेथोडोलॉजी है वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है। जी सर। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के द्वारा ही हम किसी विषय वस्तु का, किसी वेरिएबल का, किसी इशूज़ का, किसी प्रॉब्लम का, उसका जो है हम जो है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग केवल क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी के द्वारा ही आ सकती है। जब हम क्वांटिटेटिव यूज़ करते हैं तो इन डेप्थ नहीं, हमको बड़ा सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। दूसरा ये है कि इसका जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो जो ह्यूमन एटीट्यूड है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो ह्यूमन थिंकिंग है, उसके जो नुआंसेज हैं, उसकी जो बारीकियां हैं, वो जो बारीकियां, जो नुआंसेज हैं, जो सटल नुआंसेज हैं, जो बारीकियां हैं, मतलब मानव स्वभाव की, मानव व्यवहार की, मानव के एटीट्यूड की, आयाम की, उसके लिए आपका क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। वहाँ पे यदि आपके किसी के जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, जो नेचर है, उसके अगर जो उसके सटल नुआंसेस को आप जानना चाहते हैं, बारीकियों को जानना चाहते हैं, तो एकमात्र उपयोगी मेथोडोलॉजी क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी हो सकती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण इसका जो खूबसूरती है क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की, कि इसमें रिजिडिटी नहीं होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो हम जो रिसर्च डिज़ाइन बना लिए, उस रिसर्च डिज़ाइन में क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च डिज़ाइन में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन यदि आपने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाई है तो चूंकि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो आप अपनी रिसर्च के अनुसार जैसे आपका अनुसंधान बढ़ रहा है, तो आप जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है, उस रिसर्च डिज़ाइन में आवश्यकता के अनुसार, सब विषय के अनुसार, अनुसंधान के अनुसार जैसे प्रगति हुई है, उसके आधार पे आप आसानी से उसमें मॉडिफिकेशन, परिवर्तन कर सकते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में आसानी से संभव है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसकी है वो कि ये खर्चीला नहीं है, जी सर, इनएक्सपेंसिव है। आप क्वालिटेटिव में रहिए, हमारे कुल इन्वेस्टिगेटर इकट्ठा करिए, सर्वेयर इकट्ठा करिए, हमारे कुल रेस्पोंडेंट इकट्ठा करिए, तो उनको है पूरा टीम ले जाइए, पूरा बस में, गाड़ी में भर के ले जाइए और सबको भाई आप ये लो, तुम 100 क्वेश्चन यार, तुम 100 इतना ना करो दिन भर, वो जो है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी काफ़ी खर्चीला हो जाता है। सर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ज़्यादा प्रासंगिक है अगर ऐसा कहा ज़्यादा रेस्पोंडेंट, सैंपल साइज बड़ा है, रेस्पोंडेंट की संख्या ज़्यादा है, तो नेचुरली आपको सर्वेयर ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टिगेटर ज़्यादा चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए। लेकिन क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी में कोई ज़रूरत किसी की नहीं है। आप अकेले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की तरह पेन उठाइए, नोटबुक लिखाइए, कहीं पहुँच जाइए, बैठिए, बतियाइए, काम उनका हिस्सा हो जाइए और अपना जो है काम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई खर्चा उसमें नहीं है। मतलब अगर जो कुछ खर्चा वर्चा आने जाने का तो बहुत तो ये बहुत अच्छा है कि इनएक्सपेंसिव है, बहुत कम खर्चीली है। इसमें आपको बहुत पैराफेरनलिया इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है इसकी। पेन सबके पास है, नोटबुक सबके पास है, कोई जाके रिसर्च कर सकता है। ये तो हो गई इसके स्ट्रेंथ की। जी सर। लेकिन जैसा कि हम कहें, सोशल साइंस में कुछ भी ऐसा नहीं है कमियां ना हो, कि कमियां ना हो। यदि मेरिट है तो उसकी डिमेरिट भी है। जी सर। हाँ। तो इसमें जो है, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है इसकी वैलिडिटी की। जी सर। इसके जो कंक्लूजन्स हैं, इसके जो फाइंडिंग्स हैं,
उसकी वैलिडिटी जो है वो उतनी नहीं है जितनी कि क्वालिटेटिव रिसर्च की है, क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटेटिव yes, रिसर्च yes, की है। yes, sir, हाँ। जो क्वालिटेटिव रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं, जी सर, हाँ जो आपके क्वालिटेटिव रिसर्च की फाइंडिंग्स है, हो सकता है क्वालिटेटिव रिसर्च की दूसरा कोई व्यक्ति अपनाए तो हो सकता है उसका अलग हो सकता जी है। सर, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये जो फैक्ट है हाँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी है जी। कि आप उसी मेथोडोलॉजी को अपना करके वहीं आप भी पहुंचेंगे, वहीं दूसरा भी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी जाके वहीं पहुंचेगा। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों नहीं से है एक जगह कि मिले। दो लोग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी बना के एक ही फाइंडिंग्स पे एक ही कंक्लूजन पहुंचे। तो जो इनके जो कंक्लूजन्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उसकी वैलिडिटी उतनी नहीं है जितनी वैलिडिटी आपकी क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी की है। और इसी वैलिडिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रिलायबिलिटी का है। क्योंकि उनकी जो उतनी वैलिडिटी नहीं है तो नेचुरली जब लेस वैलिड होगा तो उसकी रिलायबिलिटी भी कम होगी। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा जो है कमी है जो है। और जब इसी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न उनका जो है डिपेंडेबिलिटी का है, तो नेचुरली आप इस पर उतना डिपेंड नहीं कर सकते हैं उस फाइंडिंग और उस आउटकम पे जितना उसके रहे। तो ये सब जो है ये इतना एक्यूरेट नहीं है, इतना वैलिड नहीं है, इतना रिलायबल नहीं है, मतलब उसका उस तरह की रिलायबिलिटी। लेकिन दूसरे तरह से रिलायबिलिटी ये है रेलिवेंस के दृष्टिकोण से आप जाएंगे तो नेचुरली जो क्वालिटेटिव रिसर्च के जो है जो फाइंडिंग्स हैं, आउटकम्स हैं जो है वो हो सकता है कि वैलिडिटी उसकी कम हो और डिपेंडेबिलिटी कम हो, लेकिन उसका जो रेलिवेंस है बेहतर होगा, उसका सिग्निफिकेंस जो है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, उसकी जो प्रासंगिकता है वो उससे कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि जो है अधिकांशता यही पाया गया है कि लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी अपना करके ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक वैल्यू फ्री लेकिन यूजलेस रिसर्च प्रोड्यूस करते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत यूज़फुल नहीं है। और दूसरी तरफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के हो सकता है उसकी वैलिडिटी, उसकी एक्यूरेसी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम हो, लेकिन वो सोसाइटी के लिए ज़्यादा रेलिवेंट और ज़्यादा यूज़फुल है। तो नेचुरली शायद हम आपको चुनना होगा तो हम बहुत एक्यूरेसी और बहुत ही जो है वैलिडिटी पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि वो कितना रेलेवेंट है, कितना यूज़फुल है, कितना सिग्निफिकेंट है। सर अगर इसको इस तरह देखा जाए कि आजकल जो रिसर्च का जो मेन है वो इसी पे आधारित है कि उससे कितना रिलेवेंट है आजकल चल रहा है सर। हाँ, मतलब गुणात्मक शोध के बारे में सर चलिए सर जितना जो हमने संकल्पना पर हम लोगों ने बात किया, निश्चित रूप से जो भी देखेगा जो सुनेगा उसके लिए बहुत यूजफुल है। सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद तो सर देने लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन सर चलिए अगर कोई और बच्चों को समस्याएं आएंगी सर बैठ के आपसे बात करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ और प्रश्न बने तो सर हम आपसे बाद में समय लेंगे, तो इस पर निश्चित रूप से आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमारे बच्चों का और हम लोगों का। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए इट वॉज ए प्लेजर टू मी एंड मुझे अच्छा लगा, काफ़ी आनंद आया आपसे बात करके। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी हम लोगों ने आज चर्चा की विद्यार्थियों के लिए हो सकता है उपयोगी होगी। और यदि कोई प्रश्न आएंगे तो निश्चित रूप से मुझे बहुत आनंद आएगा उन प्रश्नों को जवाब देने में। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक सर, प्रणाम सर। प्रणाम।